मेरे प्यारे बच्चों, आपका केडी क्लासेस में स्वागत है बेटा। देखिए, कोविड-19 महामारी के चलते आप लोग देख रहे हैं बेटा, विद्यालय कोचिंग नहीं हो पा रहे हैं। इससे आप लोगों को जो है बेटा पढ़ने में काफ़ी असुविधा हो रही है। इस असुविधा को देखते हुए हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं बेटा। वीडियो को आप जो है देखिए, जो न समझ में आए आप उसको कमेंट करिए। और आज क्लास 10th में हमें आपको चैप्टर 3 पढ़ना है, जिसका नाम है धात व अधात, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल, इसे धात और उपधात कहते हैं, धात और अधात कहते हैं और उपधात कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लास 9th में जो है पढ़ा दिया गया। और तत्व किसे कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण किसे कहते हैं, यह भी चीज़ आप जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सिलेबस को समय से पूरा करने के लिए शासन ने क्या किया है, कुछ टॉपिक काट दिया है। तो धात अधात में हमें आपको केवल 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। पहले टॉपिक का नाम आप बता सकते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। दूसरा आप लोग ये पढ़ेंगे बेटा धातु कर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, ये पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे संक्षारण और उसका निवारण। देखिए, पहले वीडियो में आपको जो है संक्षारण, धातुओं की सक्रियता श्रेणी और धातु कर्म का निरूपण आप लोगों को जो है बेटा बताया गया था, और इसकी डिफिनीशन भी आप लोगों को जो है बता दिया गया था। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो शार्ट में आपको जो है पहले वीडियो बता दिया गया था। और मैंने यह भी कहा था कि इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ भी टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स न होगा। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, जिसे आप रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हो। रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हो। तो देखिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको डिफिनीशन बताया गया था कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम आप लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। देखिए, सक्रियता श्रेणी यहाँ पर बनाया गया है। अब इस सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे बीच में हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन तत्व। तो हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन के ऊपर देखिए तत्वों या धातुओं को रखा गया है। अब देखेंगे जो हाइड्रोजन के नीचे तत्व है या धातु है, आप बता सकते हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व है आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। अब जब हम आप क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, इसलिए रासायनिक क्रियाशीलता में क्या कमी हो रही है। और इसके ऊपर के जो तत्व है, सबसे ऊपर जो तत्व है अधिक क्रियाशील तत्व है, और जो सबसे नीचे तत्व है उसको आप कह सकते हैं कम क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ आप ये बता सकते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम जो है अधिक क्रियाशील है पोटेशियम की अपेक्षा, पोटेशियम अधिक क्रियाशील है सोडियम की अपेक्षा, सोडियम अधिक क्रियाशील है कैल्शियम की अपेक्षा, कैल्शियम अधिक क्रियाशील है मैग्नीशियम की अपेक्षा, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है एल्युमिनियम की अपेक्षा, जिंक कम क्रियाशील है बेटा एल्युमिनियम की अपेक्षा। तो आयरन कम क्रियाशील है जिंक की अपेक्षा, टिन कम क्रियाशील है आयरन की अपेक्षा, लेड अधिक क्रियाशील है टिन की अपेक्षा। लेड कम क्रियाशील है टिन की अपेक्षा। तो इसके ऊपर आप देखेंगे
जो भी धातु हैं ये हाइड्रोजन की अपेक्षा जनरली अधिक क्रियाशील होंगे और इसके नीचे जो धातु होंगे क्या है, कम क्रियाशील हैं। इसलिए आपको बताया गया कि श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे धातुओं की क्रियाशीलता क्या कम होगी और श्रेणी में क्या करेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। इसीलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं डेफिनेशन, धातुओं को उनके घटते व बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे जो भी धातु है वे जनरली क्या है, कम क्रियाशील है और हाइड्रोजन के ऊपर जो भी धातु है क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसलिए सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखे गए धातु अधिक क्रियाशील होंगे और नीचे रखे गए धातु क्या होते हैं, कम क्रियाशील हैं। जो कम क्रियाशील धातु हैं इनको हम आप लोग बेटा उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं। उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु मतलब सबसे अच्छी धातु, उत्कृष्ट धातु मतलब सबसे अच्छी धातु। जो सबसे अच्छी धातु होगी वह उत्कृष्ट धातु होगी और इस उत्कृष्ट धातु का उपयोग हम आप लोग जो है कि मिश्र धातु के रूप में भी करते हैं, सोने चांदी के रूप में करते हैं, आभूषण के बनाने में करते हैं। इसलिए आप लोग यह कह सकते हैं सबसे अच्छी धातु है और एक क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। क्यों? क्योंकि इन पर वायु का, नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम आप लोग इन धातुओं को उत्कृष्ट धातु बोलेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको? उत्कृष्ट धातु, सबसे अच्छी धातु। इस पर तो कह सकते हैं कि न तो जल का, वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम आप सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, पानी भी लगता है, हवा भी लगता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात क्रियाशील नहीं होती है। इसीलिए आप जानते हैं धातु जो सोना चांदी होता है, जो सोना होगा, सोना को हार्डनेस करने के लिए, हार्डनेस करने के लिए, कठोरता देने के लिए उसमें कुछ क्या करते हैं, धातु एक्स्ट्रा मिला देते हैं, तो क्या होती है, कठोर हो जाती है। तो जो नम धातु होती है बेटा आप जानते हैं वह क्या होगी, जो नरम धातु होगी आप बता सकते हो टूट सकती है। इसीलिए आप यहाँ कह सकते हैं ये कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, सोना है, ये उत्कृष्ट धातु हैं, कम क्रियाशील धातु हैं। इसके ऊपर जो धातु है क्या बेटा, अधिक क्रियाशील धातु हैं। अब यह देखेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी धातुएं हैं, इन धातुओं की क्रिया आप क्या करेंगे, जब अम्ल से कराते हैं, ये जनरली क्या करती हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जितना हम आप ले सकते हैं, जैसे HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो। जैसे आप यहाँ कह सकते हैं जिंक है, जिंक की क्रिया जब आप H2SO4 से कराएंगे, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा आपको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। क्यों विस्थापित कर रहा है आप ये बताएंगे, आप ये बताएंगे बेटा कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊंचा है, इसलिए जिंक जो है बेटा हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इसलिए जिंक क्या करती है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक इसी में आप प्रतिस्थापन क्रिया भी पढ़े होंगे। क्या? प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया में आपको बताया गया होगा कि अधिक क्रियाशील धातु लवण के जलीय विलयन से कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। तो इस प्रकार की एक क्रिया को हम आप लोग विस्थापन क्रिया या प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं जिंक धातु है, इसकी एक क्रिया जब हम आप लोग कापर सल्फेट से कराते हैं, कापर सल्फेट या लवण हो गया, तो हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातुओं को और हाइड्रोजन के नीचे की धातु को। तो कापर सल्फेट में कापर देख रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे है और जिंक को देखेंगे हाइड्रोजन से ऊपर है। तो इसके ऊपर जो धातु है मतलब अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा, और हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या है, कम क्रियाशील है। तो आप क्या करेंगे, जिंक की क्रिया जब कापर सल्फेट से कराएंगे तो कापर सल्फेट में कापर जो होगा कम क्रियाशील है, इसकी अपेक्षा हाइड्रोजन की अपेक्षा
इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर का स्थान लेगा, तो आपको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट आपको मिलेगा और क्या मिल जाएगा, कॉपर धातु मिल जाएगी। इसी को आप विस्थापन क्रिया भी कर सकते हो और सक्रियता श्रेणी भी कर सकते हो। तो डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा और ये चार्ट अभी आप बना लीजिएगा और एग्जाम्पल भी आप बेटा जो है समझ लीजिएगा सक्रियता श्रेणी का, सक्रियता श्रेणी का। ठीक, तो आप डिफिनीशन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सीधे सीधे आपको बताना, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते और बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम आप सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये आप श्रेणी बना लेंगे और धातु क्रियाशीलता का क्रम भी आप बता देंगे, चार्ट से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद इसी टॉपिक में हम आप लोग पढ़ेंगे महत्व। क्या पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे। महत्व, महत्व में आप बताएं इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, इसका सक्रियता श्रेणी का महत्व, सक्रियता श्रेणी का महत्व। आप पहला पॉइंट बता सकते हैं इसमें, सक्रियता श्रेणी का महत्व में पहला पॉइंट बताएंगे बेटा, सक्रियता श्रेणी में धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं और हाइड्रोजन के नीचे भी स्थित हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप इसके महत्व में यह बताएंगे बेटा, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर होती हैं उन्हें लवण के जलीय विलयन से करके विस्थापित कर देती हैं। ये भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, यह इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें जो है बेटा केवल सक्रियता श्रेणी ही इस वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट आपको जो है बताया जाएगा धातु कर्म की आधारभूत विधियां। धातु कर्म आपको बताया गया था, अयस्क से धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म का निष्कर्षण आप बता सकते हैं निम्नलिखित पदों में किया जाता है। आपको बताया गया था अयस्कों का सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन और लास्ट में आप कह सकते हैं धातु का शोधन। क्या कहेंगे, धातु का शोधन। ये आप जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।